प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग रासायनिक बलगतिकी क्लास 12 में रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़े थे। ठीक है, आज उसमें ये बताया गया था आपको कि केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी में किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो सब कुछ समझने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत अभिक्रिया की दर, ठीक है, यानी किस रेट से किस दर से अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया की दर, ठीक है, और उसके मैकेनिज्म और उसकी क्रियाविधि का निर्धारण होता है, किया जाता है। ठीक है, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया की दर हम पढ़ेंगे। तो इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अभिक्रिया की दर का टक्कर सिद्धांत। हेडिंग है अभिक्रिया 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 की दर का टक्कर सिद्धांत। टक्कर सिद्धांत। ठीक है, जैसे मान लीजिए, जैसे एक अणु हम लेते हैं, दो अणु, ठीक है, एक A2 है और दूसरा B2 है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब दो मॉलिक्यूल लिए हैं, दो अणु, एक A2 माने हैं और दूसरा B2। ठीक है, तो जो अभिक्रिया की दर का टक्कर सिद्धांत है, ठीक है, यानी अभिक्रिया की दर रेट का टक्कर सिद्धांत, यानी जब टक्कर होगा किसमें, अणुओं के बीच। ठीक है, यानी अभिकारक के अणुओं के बीच जब टक्कर होगा, ठीक है, तो टक्कर किस हिसाब से होगा, ठीक है, किस टक्कर से अभिक्रिया की दर होती है, यानी जो अणुओं के बीच जो टक्कर होता है, ठीक है, आपस में कोलिजन करेंगे, तो उस पर जो है क्या होगा, उस पर जो है उसकी दर निर्भर करती है। ठीक है, अब देखिए, यानी यह थियरी ये कहती है, अभिक्रिया दर का टक्कर सिद्धांत, यह थियरी ये कहती है कि दो अणु A और B2 हैं, A2 और B2 हैं। ठीक है, A2 और B2 हैं, तो इसमें अभिक्रिया होने के लिए, ठीक है, इसमें अभिक्रिया होने के लिए दोनों अणुओं के बीच टक्कर जरूरी है। ठीक है, दोनों के बीच टक्कर जरूरी है, यदि टक्कर नहीं होगा तो अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, यानी इसका पहला पॉइंट, टक्कर सिद्धांत के अनुसार, टक्कर सिद्धांत के अनुसार, टक्कर सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, अनुसार क्या होगा, पहला पॉइंट, दो अणुओं, ठीक है, दो अणुओं मान लिया वे अणु A2 और B2 हैं, मान लिया अणु A2 और B2 हैं। ठीक है, A2 और B2 के मध्य क्या होगा, मध्य अभिक्रिया होने के लिए टक्कर जरूरी है, अणुओं के बीच टक्कर जरूरी है। दो अणुओं, मान लिया A2 और B2 के मध्य अभिक्रिया होने के लिए, अभिक्रिया होने के लिए क्या है, उसके अणुओं के मध्य टक्कर जरूरी है। टक्कर क्या होगा, टक्कर आवश्यक है। ठीक है,
यानी दो अणुओं, मान लिया A2 और B2 के मध्य अभिक्रिया होने के लिए अणुओं के बीच टक्कर अनिवार्य है। ये पहला पॉइंट है इस सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे अणुओं के बीच, ठीक है, A2 और B2 में लिए हैं, तो A2 और B2 अणुओं के बीच टक्कर होगा, कोलिजन होगा, टकराव होगा। ठीक है, तो सभी अणुओं के बीच टक्कर होने से अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे कि जब A2 और B2 हम रिएक्टेंट लिए हैं, अभिकारक लिए हैं या अणु लिए हैं, तो A2 और B2 को अणु आपस में टकराएंगे, और जब A2 और B2 के अणु आपस में टकराएंगे तो अभिक्रिया होगी। ठीक है, अभिक्रिया होगी। लेकिन सारे अणुओं के टकराने से अभिक्रिया नहीं होती है। जब सारे अणु टकराएंगे तो उससे अभिक्रिया नहीं होती है, केवल कुछ अणुओं के टकराने से अभिक्रिया होती है, और जिन अणुओं के टकराने से अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है, ठीक है, उसे कहते हैं प्रभावी टक्करें, उसे कहते हैं प्रभावी टक्करें। और संपूर्ण अणुओं के टक्कर की तुलना में जो प्रभावी टक्करें होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं। ठीक है, बहुत ही कम होती हैं। एक और ध्यान सुनिए, इसमें पहला पॉइंट इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया कि मान लो कोई भी अभिकारक है, रिएक्टेंट है, तो उसके अणुओं के बीच टक्कर होगा। जब टक्कर होगा तो अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो अभिक्रिया के मध्य अभिक्रिया होने के लिए टक्कर आवश्यक है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट हम जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट में ये बताया गया कि यदि A2 और B2 अणु हैं, ठीक है, तो इसके अणु क्या होंगे, आपस में टकराएंगे। जब इसके अणु आपस में टकराएंगे तो अभिक्रिया होगी, लेकिन सभी अणुओं के टकराने से अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, केवल कुछ ऐसे अणु होते हैं, अभी बताया जाएगा क्यों ऐसा होता है। केवल कुछ ऐसे अणु होते हैं कि जिनके टकराने पर अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होगी, और जिन अणुओं के टकराने से अभिक्रिया होती है उसे कहते हैं प्रभावी टक्करें, इफेक्टिव कोलिजन, प्रभावी टक्करें। दूसरा पॉइंट, अणुओं के मध्य सभी टक्करों के फलस्वरूप सभी टक्करों, अणुओं के मध्य सभी टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक है, यानी अणुओं के मध्य सभी टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया नहीं होती है, अर्थात उत्पाद नहीं बनते हैं। अर्थात उत्पाद नहीं बनते हैं। ठीक है, फिर आपको बताया गया कि जिन टक्करों, ठीक है, जिन अणुओं के टकराने से अभिक्रिया होती है, ठीक है, उन टक्करों को कहते हैं प्रभावी टक्करें। आगे देखिए, जिन अणुओं के टक्करों से अभिक्रिया होती है, उन टक्करों को प्रभावी टक्करें कहते हैं। उन टक्करों को प्रभावी टक्करें कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें बताया गया आपको
कि जो प्रभावी टक्करें होती हैं, यानी संपूर्ण टक्करों की तुलना में प्रभावी टक्करों की संख्या बहुत ही कम होती है। यानी जो अणु हैं, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में टकराएंगे, ठीक है, तो उसमें कुछ प्रभावी टक्करें होती हैं। जब प्रभावी टक्कर होगी, इफेक्टिव कोलिजन होगा, तो उससे क्या होगी, अभिक्रिया होगी। लेकिन सारे जो अणु टकराते हैं उसकी तुलना में जो प्रभावी टक्करें होती हैं, प्रभावी टक्करों की संख्या बहुत कम होती है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए प्रभावी टक्करें कब होती हैं। प्रभावी टक्करें कब होती हैं? अभिक्रिया के मध्य प्रभावी टक्करें होने से पूर्व, ध्यान देंगे, अभिक्रिया के मध्य प्रभावी टक्करें होने से पूर्व, जैसे मान लीजिए A2 है, हमने लिया है A2 और B2, ठीक, तो क्या होगा, इसके पास एनर्जी है, ऊर्जा है, ठीक है, एक इसके पास औसत, सभी अणुओं के पास औसत ऊर्जा है, और उस ऊर्जा से क्या करते हैं, वो टकराते हैं। तो जब प्रभावी टक्कर होगी, बता रहे हैं प्रभावी टक्कर के बारे में, कि टकराने से पहले अणुओं के पास, टकराने से पहले कुछ अणुओं के पास उसके सामान्य ऊर्जा से अधिक न्यूनतम ऊर्जा होती है, ठीक है। यानी टकराने से पहले, यानी कुछ अणुओं में टकराने से पहले, ध्यान देंगे यहाँ पे, कुछ अणुओं में टकराने से पहले उनकी औसत ऊर्जा के अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा होती है। अणुओं में टकराने से पहले उनकी औसत ऊर्जा से अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा होती है, ठीक है, जो, हाँ ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए A2 और B2 अणु है, A2 और B2 मॉलिक्यूल है, तो इन मॉलिक्यूल की कुछ ऊर्जा है, कुछ औसत ऊर्जा, सबके पास कुछ औसत ऊर्जा है, ठीक है। उसी ऊर्जा से क्या करेंगे, अब टकराते हैं आपस में। तो प्रभावी टक्कर कब होगी, यानी जब प्रभावी टक्करें होगी तब जो है अभिक्रिया होगी, तभी अभिक्रिया होगी। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रभावी टक्कर कब होती है, ठीक। A2 और B2 के बीच, A2 और B2 के पास अणु हैं, उन अणुओं के पास ऊर्जा है सामान्य, ठीक है, सामान्य ऊर्जा है, सबके पास औसत ऊर्जा है, ठीक है, उससे वापस में टकराते हैं। लेकिन अब इसमें से कुछ अणु ऐसे होंगे A2 और B2 के कुछ अणु ऐसे होंगे जिनके अंदर या जिसमें टकराने से पहले औसत ऊर्जा से अधिक कुछ न्यूनतम ऊर्जा होती है, औसत ऊर्जा से अतिरिक्त कुछ न्यूनतम ऊर्जा होती है, ठीक है। और जिसके पास यह न्यूनतम ऊर्जा होगी, कब, मानो औसत ऊर्जा से अधिक, औसत ऊर्जा तो सबके पास है, ठीक है, और उसी से वो टकराते हैं। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं कि टकराने से पहले उसमें औसत जो सबकी ऊर्जा है, औसत ऊर्जा से अतिरिक्त, औसत ऊर्जा से अधिक और उसके अतिरिक्त कुछ न्यूनतम ऊर्जा होती है, ठीक है। जिसे न्यूनतम ऊर्जा होती है उसे कहेंगे सक्रियण ऊर्जा, उसे कहते हैं सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। तो जो इसके पास होगी, जिस मॉलिक्यूल के पास सक्रियण ऊर्जा होगी, जब वह अणु टकराएगा तो उससे क्या होगा, तो जब वह अणु टकराएगा तो वो प्रभावी टक्करें होगी, और प्रभावी टक्करों के कारण ही क्या होगी, अभिक्रिया प्रारंभ होगी,
ठीक है, अभिक्रिया चालू होगी। ठीक है, यानी हमको एक और यहाँ मिला कि सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं। सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, यानी अणुओं में टकराने से पहले, अणुओं में टकराने से पहले वह न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है, अणुओं में टकराने से पहले उससे उसकी औसत ऊर्जा से अधिक, औसत ऊर्जा सबके पास है, कुछ अणुओं में टकराने से पहले उसकी औसत ऊर्जा से अधिक वह न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है, औसत ऊर्जा सबके पास है, यानी औसत ऊर्जा से अधिक वह न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा जो अभिक्रिया के लिए क्या होती है, अभिक्रिया के लिए होती है रिस्पॉन्सिबल। यही जो एनर्जी अधिक होती है जिस मॉलिक्यूल के पास, तो वही एनर्जी क्या करती है, वही एनर्जी जो है अभिक्रिया को चालू करती है। तो जब ऐसे मॉलिक्यूल टकराते हैं तो उसे कहते हैं, वो तब बनता है प्रभावी टक्करें, उसी को कहते हैं प्रभावी टक्करें। यानी थर्ड पॉइंट, अभिक्रिया के मध्य, अभिक्रिया के मध्य, अभिक्रिया के यानी अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य क्या, अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर होने के लिए, प्रभावी टक्कर होने के लिए क्या आवश्यक है, प्रभावी टक्कर होने के लिए टक्कर होने से पहले, टक्कर होने से पहले यानी औसत ऊर्जा से अधिक वह न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है, अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर, प्रभावी टक्कर होने के लिए, अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर होने के लिए टकराने से पूर्व अभिकारक अणुओं, टकराने से पूर्व अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा को छोड़कर, औसत ऊर्जा को छोड़कर वह न्यूनतम ऊर्जा छोड़कर न्यूनतम ऊर्जा जो अभिक्रिया होने के लिए उत्तरदायी होती है, होने के लिए उत्तरदायी होती है। अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर होने के लिए टकराने से पूर्व अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा को छोड़कर न्यूनतम ऊर्जा जो अभिक्रिया होने के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है, उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, यानी जो अणुओं की औसत ऊर्जा है, अणुओं की जो औसत ऊर्जा है उस ऊर्जा से अधिक उसके पास टकराने से पहले उसके पास होगी, ठीक है, और वही कहलाता है, वही कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है, और जिसके पास सक्रियण ऊर्जा होगी जब वह टकराएगा तो क्या होगा, उससे अभिक्रिया होगी, ठीक है। अब देखिए, तो ये था अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत, ठीक। अब हम पढ़ेंगे अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक।
देखिए जो इसमें प्रभावी टक्करों की संख्या होती है वह प्रति लीटर प्रति सेकंड पर निर्भर करती है, यानी प्रति लीटर प्रति सेकंड पर निर्भर करती है, ये निर्भर करती है। ठीक है। अब अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। इसमें पहला है अभिक्रिया दर पर सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव, यानी अभिक्रिया दर पर सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव, सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमको पढ़ना है अभिक्रिया दर पर सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव। ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, ये कोई पात्र है, इसमें A2 और B2 के मॉलिक्यूल हैं, A2 और B2 के मॉलिक्यूल हैं। ठीक। अब देखिए तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपस में टकरा रहे हैं। जब आपस में इसके अणु टकराएंगे तो अभिक्रिया, जब प्रभावी टक्करें होगी, यानी प्रभावी टक्करें कब होगी, यानी इसकी जिस अणु के पास औसत ऊर्जा से अधिक, यानी औसत ऊर्जा सबके पास है, सभी अणुओं के पास, तो जिन अणुओं के पास औसत ऊर्जा से अधिक ऊर्जा है, ठीक है, यानी सक्रियण ऊर्जा है, जब उसके मॉलिक्यूल्स टकराएंगे तो उससे क्या होगी, अभिक्रिया होगी। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो सामान्य ताप पर, ठीक है, मान लीजिए एक सामान्य ताप है, सामान्य ताप या किसी ताप पर टेम्परेचर फिक्स कर लीजिए, किसी ताप पर। ठीक है। किसी ताप पर इन दोनों के अणु टकरा रहे हैं और अभिक्रिया हो रही है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सांद्रता का प्रवर्धन करेंगे। यानी जैसे मान लीजिए सांद्रता का प्रवर्धन का मतलब A2 और B2 की मात्रा को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जब A2 और B2 की मात्रा को बढ़ाएंगे, तो जो प्रभावी टक्कर प्रति लीटर प्रति सेकंड हो रही है, जो प्रभावी टक्कर जो संख्या बढ़ गई, जब इसकी मात्रा को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यानी टकराने जो अणुओं की संख्या है, अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। जब अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी तो जो प्रति लीटर प्रति सेकंड जो प्रभावी टक्करें हो रही हैं उसकी संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। और जब प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो दर क्या हो जाएगी, दर जो है उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है। क्योंकि संख्या बढ़ रही है, जब संख्या बढ़ेगी इसकी मात्रा बढ़ाएंगे, जब मात्रा बढ़ाएंगे तो संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। और जब संख्या बढ़ेगी तो प्रति लीटर प्रति सेकंड जो प्रभावी टक्करें हैं उसकी संख्या में वृद्धि होगी। जब उसकी संख्या में वृद्धि होगी तो अभिक्रिया क्या होगी, अभिक्रिया तीव्र गति से होगी। ठीक है। दूसरा देखिए अभिक्रिया दर पर ताप परिवर्तन का प्रभाव। दूसरा अभिक्रिया दर पर ताप परिवर्तन का प्रभाव, अभिक्रिया दर पर ताप परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है। ताप परिवर्तन का प्रभाव, अब मान लीजिए किसी टेम्परेचर पर कोई अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, यानी उसके जो प्रभावी टक्करें हैं, जो ऐसे मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं जिसके पास उसकी औसत ऊर्जा से अधिक न्यूनतम उसमें ऊर्जा है, जो अभिक्रिया दर के लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। उसे कहेंगे सक्रियण ऊर्जा। ठीक है। तो जब अभिकारक के मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है, तो उससे प्रभावी टक्करें हो रही है कुछ उसमें, और जब प्रभावी टक्करें होंगी, ठीक है, अभिक्रिया होगी। अब देखिए, अब उस कंडीशन में यदि क्या करेंगे, ताप बढ़ाएंगे। ठीक है। ताप बढ़ाते हैं
तो जब ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, क्योंकि जब ताप बढ़ाएंगे तो जो टक्करों की संख्या है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच अणुओं की टक्कर हो रही है, उसी संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और जब उसकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी तो दर क्या हो जाएगा, दर जो है उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, देखिए अगला है अभिक्रिया दर पर उत्प्रेरक का प्रभाव। तीसरा पॉइंट, अभिक्रिया दर पर उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव, अभिक्रिया दर पर उत्प्रेरक का प्रभाव। मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, और वह अभिक्रिया प्रभावी टक्करों के कारण हो रही है। कोई अभिक्रिया हो रही है और वह अभिक्रिया प्रभावी टक्करों के कारण हो रही है, यानी उस पर टक्कर सिद्धांत लागू हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभिक्रिया दर पर उत्प्रेरक का प्रभाव। हाँ, यदि उसमें कुछ उत्प्रेरक डाल देते हैं, उत्प्रेरक, यदि अभिक्रिया हो रही है, प्रभावी टक्करों से अभिक्रिया यदि हो रही है और हमने उस पर डाल दिया क्या, उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक क्या करेगा, उत्प्रेरक जब सक्रिय ऊर्जा है, सक्रिय ऊर्जा, ठीक है, उसका मान कम कर देगा। ठीक, तो जब सक्रिय ऊर्जा यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो अभिक्रिया की दर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सक्रिय ऊर्जा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो जब उसका मान कम कर देगा, जब उसका मान कम कर देगा तो क्या होगा, अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। जब उसका मान कम कर देगा, उसी से अभिक्रिया हो रही है, उससे अभिक्रिया हो रही है, और जब उसका मान क्या कर देगा, जो सक्रिय ऊर्जा का मान है, सक्रिय ऊर्जा का मतलब जिससे अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, अब उत्प्रेरक क्या किया, उत्प्रेरक उसके मान को कम कर दिया। जब उत्प्रेरक उसके मान को कम कर देगा तो क्या होगा, उसकी मतलब की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसमें जो आपको समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है, वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए ध्यान से। ठीक है, और जो समझाने की कोशिश की गई है उसको आप समझिए। ठीक है, अपनी पुस्तक को पढ़िए। धन्यवाद।